दोस्तों पिछले कुछ सालों के अंदर लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि हैचबैक का तो सेगमेंट ही जा चुका है। प्रीमियम कार खरीदोगे तो ही प्रीमियम फीचर्स मिलने चाहिए और उन सब लोगों का मुंह बंद करके उनको घर भेजने के लिए आ गई है टाटा टियागो फेसलिफ्ट 2026। कैसी कार दिखती है, कैसा इसका एक्सपीरियंस है, इसमें आने वाले फीचर कितने प्रैक्टिकल है, आज वाले ड्राइव रिव्यू में इन सारी चीजों को डिटेल में एक्सपीरियंस करेंगे। सेम टाइम आप जब शोरूम पर जाते हैं और उन फीचर्स को डिटेल में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, हम उनको आज वाले वीडियो में डिटेल में एक्सपीरियंस भी करेंगे और आप लोगों को बताएंगे क्या अच्छा लगा, बुरा लगा, एंड टाटा टियागो में आने वाले ये फीचर्स कितने प्रैक्टिकल है और कितने आप लोगों के लिए फायदेमंद है। इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं इस ब्यूटीफुल कार के डिटेल ड्राइव रिव्यू पे। कार चलाने से पहले आपको कार बाहर से दिखा देते हैं। सबसे पहले हॉट हैचबैक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट कलर में आपको मिलती है, जिसमें एलईडी हेडलैम्प और उसके साथ पियानो ब्लैक एलिमेंट दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फ्रंट में 360 कैमरा एंड बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी आपको बम्पर मिलता है। जैसे आप साइड में देखेंगे बहुत खूबसूरत अलॉय व्हील के साथ में फ्रंट एंड रेयर दोनों आपको, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रेयर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं। 170 ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आपको इस व्हीकल के अंदर मिल रहा होता है 1.2 लीटर रेवोट्रॉन इंजन, जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर जनरेट कर रहा होता है। नेचुरल एस्पिरेटेड 86 पीएस पावर एंड 113 एनएम टॉर्क। कितना पावर परफॉर्मेंस है उसको तो हम रियल वर्ल्ड में चेक कर लेंगे। अगर गाड़ी की वारंटी की बात करें तो 3 साल और 1,60,000 किलोमीटर की आपको इस गाड़ी पे वारंटी मिलती है। साइड से जब आप देखते हैं तो एग्जैक्टली वैसी की वैसी दिखती है जैसे पहले की टियागो दिखती थी, पर पीछे से जब आप देखते हैं तो यहाँ पर जो न्यू एलिमेंट ऑफ डिजाइन है इसकी वजह से गाड़ी और ज्यादा खूबसूरत हो गई है। सो चलिए, ये तो बाहर से कार कुछ इस तरीके से दिखती है। आइए कार चलाना शुरू करते हैं, पर उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि है प्राइस पॉइंट। अगर इस कार के एंट्री लेवल प्राइस बात करें तो करीब करीब आपको 4.69 लाख रुपीस यहाँ पर कॉस्ट मिल रही होती है, जो कि एंट्री लेवल की है। पर जो हम कार चला रहे हैं इसका जो टॉप वर्जन है वो आपको मिल रहा होता है 7.29 लाख रुपीस से। ये है ऑटोमेटिक की कॉस्ट। हमारे सामने की तरफ मैनुअल है तो हो सकता है थोड़ी बहुत इसमें कॉस्ट में फर्क हो। बाकी अपने नियरेस्ट टाटा डीलरशिप पे जाकर जो भी एग्जैक्ट कॉस्ट है जब आप बिल करा रहे होते हैं वो एप्लीकेबल होती है। तो ये तो कर ली हमने बाहर की बातें। अब आइए कार को चलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कोने पर यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर जो मिलता है उसको आपको प्रेस करना है। गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। चाबी को रखो पॉकेट में एंड आराम से अंदर की तरफ बैठ जाओ। सो चाबी को यहाँ पर रख देते हैं। कोने पर आपको यहाँ पर सीट हाइट एडजस्टमेंट मिलता है, रिक्लाइन करने का फंक्शन मिलता है एंड अच्छा खासा नीचे स्पेस मिलता है। इस तरफ भी बहुत सारा स्पेस मिलता है। गाड़ी को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ एंड सीट बेल्ट लगा लेते हैं। ब्लोअर की स्पीड फुल है। गाड़ी में बहुत अच्छा आपको एसी मिलता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। दैट मीन्स अभी अगर मैं इसको सेट कर देता हूँ 24 डिग्री सेल्सियस पे, तो एग्जैक्टली 24 के ऊपर ही टेम्परेचर मेंटेन होगा। एक काम करते हैं 23 कर लेते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं है पर फंक्शंस प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। एसी वेंट जो है उनका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल रहा होता है। ओआरवीएम एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक बटन मिल रहा होता है, जिससे कि अगर आप इसे नीचे प्रेस करके रखते हैं तो ये फोल्ड हो जाता है, वापस प्रेस करते हैं तो बाहर की तरफ आ जाता है। आईआरवीएम की भी अच्छी खासी आपको यहाँ पर साइज मिलती है। सारी चीजें गाड़ी में फिट फिनिश जो है वो टॉप नॉच मिलती है। डुअल टोन इंटीरियर, 2 स्पोक स्टीयरिंग, इट फील्स वेरी नाइस। इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग, इट फील्स वेरी स्मूथ एंड कहते हैं ना, आसानी से इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा होता है। नीचे की तरफ आपको एक बटन मिलता है जिससे कि स्टीयरिंग को टिल्ट और टेलीस्कोपिक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेते हैं। हैंड ब्रेक मैनुअल मिलता है, अच्छा ड्रिफ्ट करने के हिसाब से वाला मिलता है, पर डोंट ट्राई ऑल दीज थिंग्स ऑन रोड। एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का जो हैंड रेस्ट मिलता है एंड यहाँ पर फोन को वायरलेसली चार्ज करने का ऑप्शन मिल रहा होता है। फोन को रख देते हैं तो एक वायरलेस पैड है, एक नॉर्मल पैड है, दोनों ग्रिपी एंड पर्सनली मुझे लगता है कि फोन हाथ में रहते हैं लोगों के तो आसानी से रखने की आपको जगह मिल जाती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मैनुअल दोनों में मिल रही होती है। सीएनजी क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑटोमेटिक चला चुका था तो आई थॉट कि क्यों ना इसको मैनुअल में यहाँ पर एक्सपीरियंस किया जाए। अब इस कार के अंदर आपको 5 स्पीड ऑटोमेटिक एंड 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। सामने की तरफ अच्छी बड़ी स्क्रीन और स्क्रीन के अंदर आपको एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले जैसी सारी की सारी जो फैसिलिटी मिलती है, दे आर वेरी अमेजिंग स्टफ। पीछे की तरफ अच्छी खासी आपको विजिबिलिटी जो मिलती है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे जो चीज़ अनोइंग लगी वो सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता और ये सनशेड एक्सटेंड भी नहीं होते। जितनी कार बाहर से छोटी है अंदर से उतनी ही आपको कंफर्टेबल मिलती है। यहाँ पर कुछ इस तरीके की आपको एक रीडिंग लाइट मिल जाती है। सामने की तरफ ये जो स्क्रीन है ये 5 इंच की है, अच्छी इंफॉर्मेटिव स्क्रीन है, सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली दिख रही होती है और वैसी की वैसी यहाँ पर भी आपको एक स्क्रीन मिलती है और उसके साथ में आपको कार के अंदर अच्छी खासी इल्यूमिनेशन मिल रही होती है। जैसे ही क्या बात करूँ मैं, जैसे ही आप नीचे की तरफ देखते हैं यहाँ पर, वैसे ही आपको अंडर थाई सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा मिल रहा होता है। टेक्निकली कार में जो चीज़ें चाहिए
एज ए न्यू कमर वो सारी की सारी यहाँ पर मिलती है। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, गाड़ी की है ना हर गियर में एक स्पीड चेक कर लेते हैं और एक्सेलरेशन जो है उसको भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो फर्स्ट गियर से शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी आप देख सकते हैं 0 है हमारा किलोमीटर। मैं एक काम करता हूँ, उसके बाद में इसे रीसेट कर लूंगा। सो यहाँ पे फर्स्ट गियर से आते हैं, करीब करीब 50 फर्स्ट गियर, सेकेंड। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, परफॉर्मेंस आपको बहुत ओ माय गॉड भी नहीं मिलती तो बिल्कुल खराब भी नहीं मिलती, अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। सेकेंड गियर 89, थर्ड गियर। जस्ट इमेजिन करो कि इस वक्त मैं थर्ड गियर में हूं, आपको जो यहाँ पर एक्सेलरेशन मिल रहा है दिस इज मोर देन इनफ, एंड जो कार का एक्सपीरियंस आपको चाहिए एग्जैक्टली वैसा का वैसा यहाँ पर मिल रहा होता है, क्योंकि गाड़ी छोटी मिलती है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि कार का जो एक्सेलरेशन के साथ मनूवर करने की कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी यहाँ पर और अच्छी हो जाती है, जो पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। आराम से थर्ड गियर में क्रूज करते हुए आप इस वक्त, यार ये तो थर्ड गियर में 130 चली गई, 131 थर्ड गियर, 131 थर्ड गियर। आप मुझे बताओ कि इससे ज्यादा क्रेजी क्या फील हो सकता है। एंड दैट्स द रीजन। यार एक चीज मैनुअल में मुझे बहुत अच्छी लगती, वो है एक तो सॉफ्ट क्लच, एक तो क्लच इसका बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, दूसरा गाड़ी को जो जिसे कहते हैं ना इंजन ब्रेकिंग करके जो रोकने की आपको कैपेबिलिटी मिलती है, दैट इज अ वेरी नाइस थिंग, जो कि इस कार के अंदर आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा होता है। आप जस्ट इमेजिन करो कि मैं इस वक्त आया थर्ड गियर में और माय गॉड जो इंजन ब्रेकिंग आपको इस कार में मिल रही है दैट इज वेरी नाइस। स्टीयरिंग बहुत ज्यादा स्मूथ है, कहीं पर भी आपको ऐसे नहीं लगता है कि यार जिसे कहते हैं ना निम्बलनेस नहीं है। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हैंडलिंग आपको मिल रही है, इस हैंडलिंग के साथ में गाड़ी बहुत ज्यादा प्लांटेड महसूस होती है, जो कि आप किसी इस कार के अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि यार छोटी तो कार है, अफोर्डेबल कार है, पर वो इतनी ज्यादा प्लांटेड हो सकती है क्या। यहाँ पर वो जो प्लांटेड फील है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज है। एक चीज और चेक कर लेते हैं, जो कि है गाड़ी का टर्निंग रेडियस। मैं बिल्कुल एक नॉर्मल जगह पर आया, मैंने टर्न करा। अब ये देखिए कितनी छोटी जगह के ऊपर मैं इस कार को घुमा रहा हूँ, बहुत आसानी से, छोटी सी जगह, बिल्कुल छोटी सी क्यूट सी जगह, आप इस कार को पूरा का पूरा यहाँ पर टर्न कर लेते हैं, जो कि आपको डेली रूटीन में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद महसूस होगा। एंड दोस्तों, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब भी आपको एक कार चला रहे होते हो कि आपको एक अच्छी हैंडलिंग मिले, अच्छी पावर परफॉर्मेंस मिले। जस्ट इमेजिन करो थर्ड गियर के अंदर मैं 131 था, 5 गियर की कार है, तो आप, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, न ही ये कार बनी है हाई स्पीड चलाने के लिए, पर अगर आप 130 चल रहे हैं तो थर्ड गियर में जा रही है तो फिफ्थ में भी चली जाएगी। एंड उसके साथ में आपको जो पेट्रोल की वाइब्रेशन कम मिल रहा होता है, साउंड बाहर की बहुत ज्यादा नहीं मिलती, वो एक अच्छी बात है। इस कार में एक जो मुझे अच्छी बात लगी, एग्जॉस्ट है ना, एग्जॉस्ट का एक नोट है जो कि आप जब सुन रहे होते हो बिना म्यूजिक के तो बहुत मजा आ रहा होता है। अब इस कार के अंदर मैं एक चीज आपको और टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखो फ्रंट में तो हम इस कार को अच्छा खासा चला चुके हैं, रिवर्स भी टेस्ट कर लेते हैं कि रिवर्स के अंदर इस कार की आपको स्पीड क्या मिल रही होती है, किस लेवल का एक्सपीरियंस है इस कार का रिवर्स के अंदर। जिसके लिए कार सबसे पहले हम रोक लेते हैं एंड हम यहाँ पर रिवर्स लगाते हैं एंड ट्रक जो है उसको निकल जाने देते हैं। वाओ, ये जो है, आप ये देखो कि यहाँ पर जो कैमरा क्वालिटी है, यार क्या ये लग रहा है क्या कि आपको अफोर्डेबल कार है। लुक एट दिस। आज के टाइम कोई पीछे से व्हीकल आया, ऑलरेडी आपको यहाँ पर इसने बताना शुरू कर दिया। चलिए एक काम करते हैं, वापस रिवर्स की एक बार स्पीड चेक कर लेते हैं। यहाँ पर करीब करीब 26 की मुझे मिली रिवर्स के अंदर स्पीड। सो फ्रंट भी हमने चेक कर लिया, रिवर्स भी हमने चेक कर लिया। एंड गाड़ी के अंदर जो चीज यूएसपी है वो है, पहला एक तो गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, क्लच आपको अच्छा खासा स्मूथ मिलता है, स्टीयरिंग इलेक्ट्रिकल है और उसके साथ में आपको स्टीयरिंग का जो फील है वो बहुत अच्छा मिल रहा होता है। अब इसके बाद में अपन चेक करते हैं, काम करते हैं, चेक करते हैं गाड़ी के अंदर 360 कैमरा को और उसकी प्रिसीजन को। देखो मैं यहाँ कार लेकर आया, मैंने कार रोक ली। अब रोकने के बाद में मैं लेकर जाता हूँ सबसे पहले इसको रिवर्स के लिए। 360 कैमरा ऑन कर लेते हैं एंड देखो अब सबसे पहले अगर मैं फ्रंट में जा रहा हूँ तो फ्रंट में मुझे कुछ इस तरीके से कैमरा दिख रहा है, गाइडिंग लाइंस दिख रही है। तो अब इसके साथ में आप अपने व्हीकल को सामने की तरफ थोड़ा और अच्छी तरीके से पार्क कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पार्क कर सकते हैं। वहीं रिवर्स लेकर जाने के लिए आप ये देखो कि पीछे की तरफ जैसे ही मैं व्हीकल को लेकर जा रहा हूँ, गाइडिंग लाइंस की मदद से मैं आसानी से अपने व्हीकल को पीछे की तरफ ले जा सकता हूँ, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब हुआ क्या, यहाँ एक चीज नोटिस करना आप, येलो एंड ग्रीन लाइंस दिख रही है,
ये शो क्या कर रही है कि आप किसी ऑब्जेक्ट के बहुत पास हो। येलो मीन्स खतरा है पर डिसेंट है, ग्रीन मीन्स जा सकते हो, और रेड जैसे आएगा उसके बाद आप अपने व्हीकल को उसके पास में नहीं लेकर जाओगे। तो आप ये देखो कि आपका व्हीकल कितना ज़्यादा सेफ हो गया। आपको दोनों तरफ जो कैमरा है वो भी दिख रहे होते हैं ताकि आप अपने टायर को अच्छी तरीके से मनूवर कर पाएं। एंड दैट्स द मेन रीज़न जिसके साथ में आपको इस कार का जो एक्सपीरियंस है उसके साथ आप ये देखो कि अगर 360 कैमरा सही तरीके से काम में लेना है, यार गाड़ी क्यों टकराएगी। आपकी गाड़ी की सेफ्टी ही अलग लेवल की हो जाती है। अब एक चीज़ और चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट गियर से शुरू कर लेते हैं। अब देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ जो कि पेट्रोल कार्स में होता है। आप अगर इस क्लच को अगर झटके से छोड़ते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है। पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है कि फर्स्ट गियर में आपकी गाड़ी में एक काम करता हूँ, हल्की सी धूप आ रही होगी। सो फर्स्ट गियर 10 की स्पीड में गाड़ी अपने आप क्रूज करती है। सेकेंड गियर में आ जाते हैं। सेकेंड गियर में किस स्पीड से गाड़ी क्रूज करती है अपने आप वो भी चेक कर लेते हैं। जस्ट इमेजिन करो 113 Nm टॉर्क भी इतना इनफ है इस गाड़ी के लिए कि अपने आप वो है ना गाड़ी चल पाए। सो 18 की स्पीड यहाँ पर आपको सेकंड गियर में मिलती है। थर्ड गियर में चेक कर लेते हैं। थर्ड गियर के अंदर आपको यहाँ पर करीब करीब 22-23 की स्पीड मिल जाती है जो कि अपने आप आपको क्रॉल करने में हेल्प कर रही होती है। अब इस गाड़ी में एक फीचर आपको मिलता है जो कि है गियर असिस्टेंस। जैसे ही आप गलत गियर में होते हो ये आपको बताने लग जाता है कि एरो नीचे या ऊपर, ताकि आप अपनी गाड़ी को सही गियर में डालेंगे तो अच्छी खासी माइलेज एफिशिएंसी आपको मिलेगी। फोर्थ गियर में भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ एरो दिख रहा है कि नीचे की तरफ, दैट मीन्स गियर छोटा गियर में आपको शिफ्ट करना चाहिए। फोर्थ गियर में अगर मैं बात करूँ तो अभी गाड़ी जो है हमारी करीब करीब 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने आप चल रही है। और आते हैं पांचवें गियर में। फिफ्थ गियर में भी टेस्ट कर लेते हैं गाड़ी के टॉर्क को। सो फिफ्थ गियर के अंदर आप देख सकते हैं कि 35 की जो स्पीड है, 36 की जो स्पीड है, इसमें हमारी गाड़ी अपने आप क्रॉल कर रही है। 37, मैं कुछ भी इनपुट नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। राइट हैंड साइड मेरे पास एक बटन आता है जिसको जब मैं लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो यहाँ पर जो ट्रिप और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी उसको मैं 0 कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर ऑडोमीटर में आपको 310 किलोमीटर का टोटल ऑडोमीटर में रीडिंग है। ब्रांड न्यू कार है एंड 174 किलोमीटर की आपको इस कार में रेंज मिलती है। अगर मैं फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूँ तो ना करते हुए भी 20-25 का यहाँ पर लीटर आपको माइलेज एफिशिएंसी इस कार से मिलेगी। और आप ये सोचिए कि 25 किलोमीटर अगर आप 1 लीटर में चलाते हैं मिनिमम, तो इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्टेशन है इस तरीके की एक कार से। अब ये चीज़ हमने चेक कर ली। अब अगली चीज़ चेक कर लेते हैं जो कि है ब्रेकिंग। आई होप ब्रेकिंग भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, हम 100 पे इस कार को लेकर आते हैं और कार की जो ब्रेकिंग है वो पूरी तरह से एफिशिएंसी के साथ टेस्ट करते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कार की ब्रेकिंग के बारे में। सो यहाँ पर आया मैं 100 और 100 पर मैं हार्श ब्रेकिंग करता हूं ताकि आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी का अंदाजा हो। स्ट्रेट आए, सडनली कोई डॉग आ गया, हाथ भी छोड़ दिए मैंने। सो पहला एक तो गाड़ी की जैसे आप ब्रेकिंग कर रहे होते हो हैजर्ड लाइट काम करती है, एबीएस ईबीडी ईएसपी तीनों के तीनों ढंग से काम करते हैं और आपकी गाड़ी को एग्जैक्टली ऑन द स्पॉट कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे होते हैं। मुझे पर्सनल लगता है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इवन मैं आपको एक चीज बताता हूँ इस गाड़ी की ब्रेकिंग एफिशिएंसी के बारे में, हैंड ब्रेक यूज करके दिखाता हूँ कि हैंड ब्रेक कितना इफेक्टिव है। हैंड ब्रेक लगाने के साथ हैंड ब्रेक से भी आपकी गाड़ी जिस लेवल पर स्लो डाउन हो रही होती है उससे आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरीके की आपको यहाँ ब्रेकिंग एफिशिएंसी मिलती है। सो कार के अंदर ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा एसी, अच्छी बॉडी की फिनिश और वो सारी की सारी टेक मिल जाती है जो कि किसी के भी लाइफस्टाइल का एक बेसिक पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ क्या चीजें इस कार में नहीं है जो मुझे अच्छी लगी। सनरूफ नहीं है, गर्मी नहीं होती, गाड़ी की सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं और ओवर कॉस्ट नहीं है जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी। दूसरा, यहाँ पर इल्यूमिनेटेड लोगो जो टाटा ने हटाया, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस कार में उसकी जरूरत नहीं थी। यहाँ पर रैप्ड स्टीयरिंग नहीं है, फिर भी स्टीयरिंग का जो आपको यहाँ पर रबर मिलता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी जो मिलता है। दीज आर द थिंग्स विच वी आर लुकिंग फॉर। अब आप मुझे एक तो ये कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या और चीजें हैं जो इस कार में हो सकती थी। अब ये तो रहा यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस। हम एक चीज और चेक कर लेता हूँ जिसके बाद में इस गाड़ी को लेकर हम थोड़ा सा बाहर चलेंगे, जो कि अब दोस्तों अगली चीज टेस्ट करते हैं जो कि है क्रूज कंट्रोल, जिसके लिए कोने पर सबसे पहले आपको यहाँ एक बटन मिलता है, जैसे आप प्रेस करोगे वैसे स्टैंड बाय क्रूज कंट्रोल हो जाएगा। जिसके बाद में जैसे आप सेट बटन को नीचे की तरफ प्रेस करके रखते हैं तब क्रूज कंट्रोल एक्टिव हो जाएगा। 46 मैंने क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया। अगर मैं मिनिमम स्पीड की बात करूं तो करीब करीब
35 किलोमीटर आर की स्पीड पे आप इसे सेट कर सकते हैं। बहुत सारी कारों में 30 पे भी काम कर रहा होता है, पर यहाँ पर टाटा ने इसको 35 पे सेट कर रखा है, जिसके बाद में ऊपर और नीचे आप स्पीड जैसे बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। इन केस अगर आपको क्रूज कंट्रोल को कैंसिल करना हो तो जैसे आप बटन प्रेस करेंगे क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाएगा, बटन को प्रेस करोगे वापस एक्टिव हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस जो कि लोग बोलेंगे कि जो भाई ये तो गलत चीज बता रहे हो आप कि क्रूज कंट्रोल को बंद करें यहाँ की जगह नीचे से, तो जैसे ब्रेक लगाओगे वैसे क्रूज कंट्रोल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो रहा यहाँ का एक्सपीरियंस। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इस गाड़ी को लेकर चलते हैं थोड़े से ऑफ रोड। अब दोस्तों रोड पे चलाने के बाद इसको एक्सपीरियंस करते हैं हल्के से ऑफ रोड के लिए, जिसके लिए हम आ जाते हैं इस पॉइंट पर और थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि नीचे से गाड़ी कितनी टच होती है, कितनी नहीं टच होती। जैसे आप देख सकते हैं सामने की तरफ अब थोड़ा सा हार्श रास्ता आ गया है, जिसमें ऊपर नीचे खड्डे भी हो रखे हैं, थोड़े से आड़े टेढ़ी जगह भी है जहाँ से हम इस गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, और बहुत रैंडम है, ऐसा नहीं कि प्लान्ड ऑफ रोडिंग वाली कोई लोकेशन है। सबसे पहले एक तो सस्पेंशन आर क्वाइट नाइस। दूसरी चीज आप ये देखो कि ये जितने भी खराब रास्ते हैं कितनी आसानी से यहाँ से कार निकल पा रही है। मतलब टेक्निकली आप देख सकते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखो चारों तरफ कि ये कोई सादा जगह नहीं है, अच्छे बड़े बड़े खड्डे हैं, मगर इन खड्डों में ये बिल्कुल किसी ऑफ रोडिंग एसयूवी जैसी चल रही होती है। एंड ये वो कैरेक्टर है जो कि आपको इस कार के अंदर मिल रहा होता है, क्योंकि कहते हैं ना अब गाड़ी तो उन्हीं ऑफ रोडिंग वाले जो लोग हैं वही बना रहे हैं ना। सो सबसे पहले एक तो इन सारे खड्डों में से इस गाड़ी को जब आप लेकर जा रहे होते हो, आप देख सकते हैं सामने की तरफ कैसा रास्ता है, आसानी से निकल रही है, मिनिमम टॉर्क है जितना आपको चाहिए, प्रॉब्लम नहीं है चलने के अंदर एंड क्रॉल करते हुए। मतलब मुझे पर्सनली ना ये चीज और मजेदार लगी कि देखो मेरे पैर भी ऊपर है, मिनिमम फर्स्ट गियर क्रॉल करता हुआ इन सारी की सारी हडल से ये गाड़ी कुछ इस तरीके से जो निकल रही है, क्या मजा है इसका। ये देखो आप। तो अगर आप किसी ऐसी हडल में फंस भी जाते हो तो दिमाग मत लगाओ, गाड़ी पर छोड़ दो। इसका मिनिमम टॉर्क इतना है जो आसानी से आपको कहीं से भी बाहर निकाल देगा, और जो कि बाकी जो कार्स हैं उनमें नहीं मिल रहा होता। सो कहीं ना कहीं जो चीज मिस आउट है उसको मैं यहाँ जो एंजॉय कर रहा हूँ, दिस इज फन, दिस इज लिटरली सो मच फन। आप लोगों को ये एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों मैं आ चुका हूं कार में को पैसेंजर साइड, और सबसे पहले आपको बहुत अमेजिंग डैशबोर्ड मिलता है, जिसपे यहाँ पर आपको जो रैप्ड मटेरियल मिलता है इट फील्स वेरी नाइस। अच्छी एसी वेंट है, अच्छा एयर थ्रो है, जिसके साथ आपको अमेजिंग यहाँ पर विजिबिलिटी मिल रही होती है। ऊपर की तरफ यहाँ पर सनशेड में वैनिटी मिरर मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। हालांकि वैनिटी मिरर के साथ में वैनिटी लाइट मिसिंग है, पर ठीक है मैनेज कर लेंगे। ऊपर की तरफ जैसे आप देखते हैं वैसे यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, और उसके अलावा आपको यहाँ मिलता है बहुत सारा हेडरूम। सो अच्छा खासा हेडरूम मिलता है। मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर और मेरा वेट है 170 केजी, जिसमें से 100 केजी माइनस कर दो तो यहाँ पर 70 केजी वेट के साथ में मैं आराम से कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ, कोई भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। बकेट फिनिश सीट है, बस जो हेडरेस्ट है वो ऊपर नीचे एडजस्ट नहीं होता। फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो अंडर थाई सपोर्ट नॉर्मल से बहुत ज्यादा अच्छा मिल रहा होता है। एंड यहाँ पर आपको जो ग्लव बॉक्स मिल रहा होता है, क्योंकि ये कूल्ड मिलता है, अच्छा खासा डीप ग्लव बॉक्स मिलता है, तो यहाँ पर जो भी आप पानी की बोतल वगैरह रखते हो वो कूल रहती है, जो कि एक बहुत अच्छी अप्रोच है टाटा की। इंटीरियर जो है डुअल टोन इंटीरियर, दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। कोने पर आपको यहाँ 20% रिसाइकिल जो लिखा हुआ है, ये अच्छी बात है कि एक मोटिवेशन मिलता है कि यार ब्रांड ऐसा कुछ सोच रही है, ऐसा कुछ कर रही है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल और हार्ड टच मटेरियल का कॉम्बिनेशन मिलता है। सॉफ्ट टच मटेरियल होने की वजह से यू फील वेरी नाइस, एंड यहाँ पर फ्लोटिंग होने की वजह से और ज्यादा अमेजिंग, जिसे कहते हैं ना गुड फील, वो यहाँ पर भी आपको मिलेगा। कार में सारी चीजें ना फ्यूचरिस्टिक है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी ओल्ड फैशन कोई चीज काम में ली गई है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड अंदर की तरफ आपको यहाँ पर जो 6 एयर बैग है स्टैंडर्ड मिल रहे होते हैं, वो थोड़ी सी सेफ्टी में और ज्यादा एनहेंसमेंट कर देते हैं। दोस्तों आगे से मैं आ चुका हूँ पीछे की तरफ, और सबसे पहले डुअल टोन इंटीरियर यहाँ पर भी बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है। मैगजीन होल्डर होना इज अ वेरी नाइस थिंग, एंड अंडर थाई सपोर्ट सेकंड रो में जो अच्छा खासा आपको मिल रहा होता है, ये बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम कार्स में फ्रंट में अच्छा सोचा गया है, रेयर के अंदर आपको सिंपल सी सीट दे देते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल मिलती है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे सेकंड रो में आपको जो एसी वेंट मिलती है, भाई ये बहुत अच्छी चीज है। सेकंड रो में इंसान जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, और ये नहीं कहता कि मैं रोड ट्रिप पर नहीं चलूंगा। नीचे की तरफ यहाँ पर सी टाइप पोर्ट मिलता है, और वो भी 65 वॉट, जिससे कि आप अपना फोन फास्ट चार्ज कर सकते हो। जैसे इधर की तरफ देखोगे अच्छा खासा बड़ा आपको यहाँ पर ग्लास मिलता है, ग्रैब हैंडल मिलता है। पर्सनली मुझे ग्रैब हैंडल पसंद नहीं आया, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आगे वाला है थोड़ा सा फोल्ड होकर अंदर वाला एग्जैक्टली पीछे की तरफ भी वैसा होता तो चीजें थोड़ी सी और कूल हो जाती। अगर मैं बीच में बात करूँ तो देखो बीच में बैठने का एक्सपीरियंस तो अच्छा है, मगर एक तो यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट कम मिलता है, दूसरा यहाँ पर एक हम्प मिल रहा होता है,
तो इसकी वजह से होता क्या है, जो भी सेंटर में बैठेगा वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आपको यहाँ पर क्योंकि एसी वेंट मिलती है, तो दैट इज द ओनली रीजन कि जो बीच में बैठेगा वो थोड़ा सा और ज्यादा इंजॉय कर रहा होगा ठंडी ठंडी हवा को। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं आपको हेडरेस्ट नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से जो भी बीच में बैठ रहा होता है कहीं ना कहीं उसको ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। पर फिर भी जस्ट इमेजिन करो इस सेगमेंट की जिस कॉस्ट में ये कार आ रही है उसमें इतना कंफर्टेबल होना ही बहुत ज्यादा बड़ी बात है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे आपको यहाँ पर हेडरेस्ट मिलते हैं। हालांकि ये जो हेडरेस्ट है ये एडजस्टेबल नहीं है, पर फिर भी हेडरेस्ट अच्छी साइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। पीछे बहुत बड़ी पार्सल ट्रे मिलती है, तीनों लोगों के लिए यहाँ पर 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलती है, ये बहुत अच्छी बात है। एंड सेम टाइम पर आपको नीचे की तरफ यहाँ आइसोफिक्स सीट माउंट जो मिलता है उसकी वजह से बच्चे जो गाड़ी में बैठते हैं वो थोड़े से और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं और सेफ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ छोटी सी सीट जो है वो लगा सकते हैं। एंड 100% चाहे पैसा कम खर्च करो या ज्यादा, आपको आइसोफिक्स सीट माउंट यूज करना चाहिए, आइसोफिक्स सीट यूज करनी चाहिए, बेबी सीट जिसको बोलते हैं अगर गाड़ी में छोटे बच्चे बैठे हैं तो। दोस्तों बाकी सारी चीजों को टेस्ट करने के बाद मैं आ चुका हूँ रियल वर्ल्ड सिचुएशन में, जहां पर सबसे पहले हम कुछ इस तरीके की कंट्री साइड रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, जहां पर आपको अच्छा खासा ट्रैफिक भी मिल रहा होता है। एंड छोटी गाड़ी को मनूवर करने की जो कैपेबिलिटी है 100% उसमें बहुत बड़ा आपको फायदा मिलता है। अगर मैं बात करूँ तो अगर आप नॉर्मल स्पीड पे क्रूज करेंगे तो सेकेंड एंड थर्ड गियर आर द बेस्ट फॉर यू, क्योंकि बाकी गियर जो है उनको आप हाईवे पे काम में ले रहे होते हैं। एंड यहाँ पर आपको इतना इनफ टॉर्क मिल जाता है कि आप आराम से जिस भी गियर में हो उसमें आराम से क्रूज करते हुए जा सके। ब्रेकिंग एफिशिएंसी जितनी आपको हाई स्पीड पे स्टेबल बना रही है, उतना ही जब आप शहर में उसको काम में ले रहे होते हैं तो भी यू फील वेरी नाइस। एंड क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग है तो इसका फीडबैक आपको अच्छा मिलता है, हॉर्न भी सुनने में अच्छा लगता है। एंड गुड पार्ट इज यहाँ पर आपको जितने स्विचेस मिल रहे होते हैं ये स्टीयरिंग में ना बहुत पास पास है, मतलब बहुत दूर दूर नहीं है। तो आप जब इन सारे स्विचेस को काम में लेते हो तो यू फील नाइस। अब अच्छी बात यह है कि आपको लाइट और वाइपर तो टेक्निकली छूने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ऑटो हेडलैम्प भी मिल जाते हैं एंड वाइपर भी मिल जाते हैं। बस इंडिकेटर वगैरह देने के टाइम पर यू कैन यूज ऑल दिस थिंग्स। अब यहाँ पर आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जो मिलता है वो बहुत अच्छी चीज है, मतलब ब्लाइंड व्यू के लिए आपको जो ये अलग से कैमरा मिलता है, इससे पहला सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कोने पर आने वाले ऑब्जेक्ट का आपको पता चल जाता है। एंड स्पेशली मैंने इस कार को जब बारिश में चलाया, इस मिरर से कुछ नहीं दिख रहा होता दोस्तों, उस वक्त आपके सिर्फ और सिर्फ ये जो मिरर के साथ में आपको जो ब्लाइंड स्पॉट कैमरा मिलता है वो ही आपकी इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। अगर ओवरटेक करने की मैं बात करूं तो आपको ओवरटेक कैपेबिलिटी इस गाड़ी की डिसेंट मिल रही होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टर्बो जितना कॉन्फिडेंस मिले, बट यस इफ यू आर इन राइट गियर तो आप आराम से इस कार से ओवरटेक भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूँ हाईवे पर टाटा टियागो के साथ में और आप लोगों को सबसे अमेजिंग चीज बताता हूँ। सबसे पहले एक तो इस कार को मनूवर करना बहुत ज्यादा आसान है, ओवरटेक करने में बहुत ज्यादा आपको इस कार के साथ में मजा आ रहा होता है। हालांकि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है पर कहीं पर भी इसकी पावर में कोई कमी महसूस नहीं होती। हालांकि जितनी तेज आप चलाओगे उतनी ही माइलेज एफिशिएंसी आपको कम मिलेगी, बट जिगजैग चलाते हुए आप अपने रास्ते टाइम पर पहुंच जाओ, इससे ज्यादा कूल चीज क्या हो सकती है। अगर मैं सिटी माइलेज की बात करूं तो करीब करीब 10-11 12 का आपको माइलेज मिलता है, बिल्कुल कहते हैं ना गाड़ी टच टू टच होकर जब चल रही होती है। तो वहीं पर अगर मैं हाईवे पे बात करूं तो करीब करीब यहाँ पर 15 से 20 का माइलेज आसानी से आप निकाल लोगे, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एंड इफ यू ड्राइव इट वेल तो 100% आप इस कार से और अच्छा माइलेज निकाल सकते हो। अब दोस्तों लाइट्स का थ्रो दिखा देते हैं। सबसे पहले टेल लैम्प से शुरू करते हैं। जैसे आप देखेंगे वैसे कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे टेल लैम्प मिलती है, रिवर्स की लाइट नीचे की तरफ मिलती है। एंड जैसे ही आप फ्रंट के अंदर देखते हैं वैसे फ्रंट के अंदर एलईडी हेडलैम्प कुछ इस तरीके के दिखते हैं और नीचे की तरफ आइस क्यूब शेप यहाँ पर फॉग लैम्प मिल जाते हैं। एंड वन मोर थिंग, जैसे आप अंदर की तरफ बैठेंगे वैसे ही आपको अच्छी खासी यहाँ पर स्क्रीन मिलती है। एंड मैं एक काम करता हूँ, मैं इंडिकेटर्स भी ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको रेयर के अंदर कुछ इस तरीके से इंडिकेटर्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहे होते हैं। एंड बिलीव मी ये जो 3 स्ट्राइप्स हैं ये किसी ना किसी एक स्पोर्ट्स कार की मुझे याद दिला रहे होते हैं। साइड में मार्कर लाइट्स हैं, यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स जो मिलते हैं वो कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से DRL के साथ दे लुक प्रीटी ब्यूटीफुल। दोस्तों कार को डिटेल में एक्सपीरियंस करके अब मैं आता हूँ वीडियो के कंक्लूजन पर। सबसे पहले कार जितनी दिखने में खूबसूरत है उतनी ही इसमें जो कैपेबिलिटीज आपको मिल रही होती है 100% फॉर अ फर्स्ट टाइम ओनर और फॉर द गाय जो बहुत सालों से कार चला रहा हो, दोनों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि जो जेंजीज हैं उनको पैसे की वैल्यू भी है और उनको पता है
कि किस तरीके से चीज़ों को और अच्छी तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए। यहाँ पर गाड़ी में जितने भी टेक फीचर्स मिल रहे होते हैं, कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आप उन सारी चीज़ों को काम में लेने में। गाड़ी के अंदर खरीदने के बाद में किसी भी प्रकार का कोई अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जभी भी कोई कार खरीदते हो, कभी आपका मन करता है एलईडी लाइट डाल दो, कभी मन करता है म्यूज़िक सिस्टम चेंज कर दो, कभी लगता है बड़ी स्क्रीन लगा दो। यहाँ पर कंपनी की तरफ से टॉप मॉडल में वो सारी चीज़ें जो आपको मिलती है, वो एक बहुत मेजर फैक्टर मुझे पर्सनली लगा। गाड़ी में पावर की कोई कमी नहीं है, गाड़ी के अंदर ब्रेकिंग की कोई कमी नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 से 5 लोग कार में जो बैठकर जा रहे होते हैं, यहाँ पर गाड़ी को चलाने के एक्सपीरियंस में भी कोई कमी नहीं है, चाहे वो आगे बैठे या पीछे की तरफ बैठे। एंड क्योंकि ये कार जो है, ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिल रहा होता है, तो यहाँ पे टर्बो पे होने वाले खर्चे भी खत्म हो चुके हैं। जैसे ये कार आपको दिख रही है, कई साल बाद में भी आप एक्सपीरियंस करोगे, तो भी ये कार आपको आउटडेटेड नहीं लगेगी, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब कार के अंदर और क्या-क्या अपडेट हो सकता है? सबसे पहले ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर 100% अपडेट हो सकता है, जिसके अलावा इस गाड़ी में टर्बो का भी एक ऑप्शन आ सकता है, हमारे जैसों के लोगों के लिए जिनको पावर परफॉर्मेंस थोड़ी-सी ज़्यादा पसंद है। अंदर की तरफ टाटा ने पुरानी कार के कंपेयर में मतलब जो अपकमिंग एक्जिस्टिंग कार है उसके कंपेयर में फिट फिनिश में चेंजेस करे गए हैं, पर अभी भी बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर समय के साथ आई रियली विश टाटा अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा अमेजिंग बना सकता है। सनरूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, जो कि मुझे एक बहुत अच्छी फैक्टर लगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है कॉस्ट। ये कार आपको क्योंकि एक बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में मिल रही होती है, तो 100% वो लोग जो कि एक मोटरसाइकिल ओनर है, जो गर्मी, सर्दी, बरसात से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, 5, 7, 10, 20 किलोमीटर जिनको कार चलानी होती है, वो लोग इस कार के ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। या फिर वो लोग जिनको अपने परिवार की बहुत ज़्यादा चिंता होती है और जिनको लगता है कि मेरे बेटा या बेटी को अगर मैं एक कार दिला दूँ तो थोड़ा-सा ज़्यादा सेफ हो जाएँ, या मेरी वाइफ को एक कार दिला दूँ तो ज़्यादा सेफ हो जाए। वो यहाँ इस ऑप्शन को एक अफोर्डेबल कॉस्ट में जो एक्सेप्ट करेंगे, उनको आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। तो ये रहा हमारा कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी। बाकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो टाटा ने 100% निकाला है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। आपका एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी-सी, प्लीज़ मुझे नीचे की तरफ एक तो कमेंट करके बताइएगा कि टाटा का कलर पैलेट जो है उसमें ऑलरेडी बहुत अच्छे कलर्स हैं। पर आपके हिसाब से और कौन से कलर हैं जिसमें और आने चाहिए? दूसरी चीज़, आपको क्या लगता है कि कौन से और फीचर हैं जो कि थोड़ा बहुत पैसा देकर आपको अगर मिले तो 100% आपके लिए होनी चाहिए, या कौन से नए फीचर हैं जो कि आप इस कार में देखना चाहते हैं? ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, अगर ये कंटेंट अच्छा लगे, हमारे एफर्ट अच्छे लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारे वीडियो जो लोग हैं, वो हमारा वीडियो देखकर बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, पर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो कि अपने लिए एक नई कार ढूँढ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। कमेंट, लाइक आप कर ही दोगे, और उसके साथ अगर आपके मन में कोई भी और सवाल आए, ईवी लेनी चाहिए, पेट्रोल लेनी चाहिए, हाइब्रिड लेनी चाहिए, या क्या लेना चाहिए, आप नीचे की तरफ कमेंट कर दीजिएगा। हमारी जो भी हमें नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, उससे हम कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छी सलाह दें और आपकी हेल्प कर सकें एक अच्छी प्रोडक्ट खरीदने के अंदर। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सीट बेल्ट पहने सेफ रहें, और ऐसे हमारे साथ बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाएँ। इजाज़त दो, मिलेंगे एक और नए कंटेंट के साथ, एक और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय।